अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 10th क्लास का साइंस फर्स्ट का पहला लेसन ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में यानी कि 9th क्लास में पढ़ी है। हमको पता है ग्रेविटेशन के मीनिंग क्या होते हैं, ग्रेविटेशन किसे कहते हैं। ग्रेविटेशन एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन force toward the center of earth, toward the center of earth। एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की जानिब हमें खींचता है, जिसकी वजह से सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जमीन पर टिके हुए हैं। और इसी को हमने स्मॉल जी से डिनोट किया था, जिसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिखते हैं। सो ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले हमें पता है कि आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने बात की है। न्यूटन ने क्या बात किया, इन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो आपकी किताब में पेज नंबर 1 पे भी दिया हुआ है, उन्होंने सोचा कि भाई एप्पल जमीन पे क्यों नहीं गिरा, वो आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, जमीन पर ही क्यों गया, गिरा है। तो ये चीजें उनको सोचने पे मजबूर किया कि कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स है जो हमारे जमीन के अंदर है, जिसकी वजह से सारी चीजें डाउन टू अर्थ गिरती है। इसीलिए न्यूटन ने अपने लॉज दिए, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है डिटेल में। आप थोड़ा प्रीवियस जाके उस लेसन को थोड़ा एक बार और पढ़ लीजिए ताकि हमको इस लेसन में आसानी हो। आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया है, उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मोशन बहुत टाइप की होती है। अब इसमें एक जो है सर्कुलर मोशन भी होती है। सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट, जनरली अभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसका मास रहता है, जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसका एक सेंटर रहेगा एंड वो एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा। जाहिर बात है जब सेंटर रहेगा तो उसका एक कोई ना कोई रेडियस रहेगा, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वो सेंटर सीकिंग है। सेंटर सीकिंग मतलब कि वो सेंटर की तरफ झुकाव होता है। आपकी किताब में पेज नंबर 1 पे एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें बताया गया है कि एक बच्चा जो है धागे में लपेट के पत्थर को घुमा रहा है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब धागे में लपेट के कोई पत्थर को हम घुमाते हैं तो आप देखिए वो सेंटर सीकिंग होता है। आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक बस थोड़ा सा आप हाथ को मूव करते हैं, वो ऑटोमेटिक जो है इस तरह सेंटर में घूमते रहता है, सर्कुलर पाथ पे घूमते रहता है ना। ये जो सेंटर सीकिंग फोर्स है इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स जो सेंटर सीकिंग है, या जिसे हम कहते हैं जो सेंटर की जानिब झुकी हुई है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ये हर जगह अप्लाई हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम प्लैनेट के देखें, या अगर हम हमारी जमीन को देखें जो सूरज की जानिब घूम रही है, या अगर हम मून को देखें जो जमीन के तरफ में चक्कर काट रहा है, तो सेंटर सीकिंग इसी तरीके से यही चीजें हमको आगे भी पढ़ना है जो कि सैटेलाइट के लिए है। सैटेलाइट के लिए हम बात करेंगे कौन सी फोर्स, किस तरह फोर्स अट्रैक्ट करती है। तो ये एक बात है जो लॉज ऑफ मोशन में हमको आगे पढ़नी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देन इसके बाद आता है दूसरे साइंटिस्ट जो कि न्यूटन से पहले भी थे, जिसको कहा जाता है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ने कुछ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी यानी प्लैनेट जो मूव करते हैं, प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट किस तरह मूव करती है, हम देखते हैं कि जब
साइंस का इतना बोलबाला नहीं था, लेकिन फिर भी लोग जो है नेकेड आइज, हमारी खुली आंखों से आसमान या जितने प्लैनेट्स है उसका ऑब्जर्वेशन करते थे और उसमें वो समझते थे कि किस तरह ये मूव करते होंगे। तो कैप्लर्स ने 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी बहुत पुरानी बात, उसी टाइम में ऑब्जर्व किया और एक रूल्स जो है दुनिया को बताया, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसने बताया कि किस तरीके से प्लैनेट जो है मूव करते हैं। इसी कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को 3 अलग अलग लॉ में डिवाइड किया गया है। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को 3 लॉ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लॉ जिसे कहते हैं कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, देन कैप्लर्स सेकेंड लॉ, उसी तरीके से कैप्लर्स थर्ड लॉ। कैप्लर्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इलिप्स। इसको दूसरा नाम क्या दिया गया? लॉ ऑफ इलिप्सिस। इसको दूसरा नाम दिया गया लॉ ऑफ इलिप्सिस। इसी तरीके से सेकेंड लॉ, कैप्लर्स सेकेंड लॉ को नाम दिया गया लॉ ऑफ इक्वल एरिया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। एंड द थर्ड लॉ को नाम दिया गया लॉ ऑफ हार्मोनियम, हार्मोनीस, लॉ ऑफ हार्मोनीस। तो ये तीनों लॉज अलग अलग नाम से भी मशहूर हुए हैं। आइए हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें कैप्लर्स के लॉज को डिटेल में बताया गया है। आप इस वीडियो को गौर से देखिए। Kepler's law of planetary motion. Kepler's first law. The orbits of the planets are ellipses with the sun at one focus of the ellipse. There is no object at the other focus of the planet's orbit. The semi-major axis A of an orbit is the average distance between the planet and the sun. As a planet travels in its elliptical orbit, its distance from the sun and speed vary. A planet moves most rapidly when it is nearest the sun or at perihelion. A planet moves most slowly when it is the farthest from the sun or at aphelion. Kepler's second law. The line joining the planet to the sun sweeps out equal areas in equal times as the planet travels around the ellipse. This is also known as the law of equal areas. Suppose a planet takes one day to travel from point A to B. During this day, an imaginary line from the sun to the planet will sweep out an area. The same area will be swept every day. Here, the areas A1 and A2 are equal and the time T1 and T2 are also equal. Kepler's third law. The ratio of the squares of the revolutionary periods for two planets is equal to the ratio of the cubes of their semi-major axis. T square is directly proportional to R cube. So, T square by R cube is equal to Kepler's constant. Recapitulation. Kepler's law of planetary motion.